ये जीएसपी प्लस जो है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, ये यूरोपियन यूनियन की एक ट्रेड इंसेंटिव स्कीम है। ये उन ममालिक को दी जाती है जो या तो लो इनकम मिडिल इनकम के ममालिक हैं और एक तरह से गरीब ममालिक हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप जो अपना माल यूरोपियन मार्केट में ले जाते हैं, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, उस पे जो ड्यूटी होती है, टैक्स होता है, वो आपसे नहीं लिया जाता है। तो टैक्स आपको फ्री आप अपना माल यूरोपियन मार्केट में भेज सकते हैं। इसके 3 अक़साम हैं। एक जीएसपी स्कीम कहलाती है, जिसके तहत अगेन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए होती है। इसमें जो आपको टैक्स छूट है वो कम मिलती है, यानी 75% या 50% आपको छूट मिलती है। दूसरी स्कीम जीएसपी प्लस है। ये स्कीम जो है उससे एडवांस लेवल की स्कीम है, जिसके तहत आपका जो टैक्स है आपकी गुड्स पे, आपके एक्सपोर्ट्स पे, वो वेव हो जाता है। ये तकरीबन कोई से कि 10 से 13% का टैक्स होता है। तो जो भी आप मार्केट में चीज़ें ले जाते हैं तो वो टैक्स आपसे नहीं लिया जाता है, बावजूद कि वो टैक्स उनको लेना चाहिए। तो एक तरह से वो पैसे आपको मुफ्त में बच जाते हैं। तीसरी स्कीम जो है वो ईबीए कहलाते हैं, जिसको कहा जाता है एवरीथिंग बट आर्म्स। वो और भी एडवांस स्कीम होती है, जिसका मकसद होता है कि हथियारों के अलावा बाकी कोई भी चीज़ आप यूरोपियन मार्केट में विदाउट टैक्स जाके सेल कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है उसका बुनियादी मकसद तो ये होता है कि आप ट्रेड इंसेंटिव है, कि आपको एक इंसेंटिव दिया जाता है ट्रेड के अगेंस्ट यूरोपियन मार्केट में। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि लाजमी यूरोप की एक मार्केट जो है वो बहुत एक साउंड किस्म की मार्केट है। कोई 440 मिलियन कंज्यूमर्स की मार्केट है। और ये वो कंज्यूमर है जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्स है, जो कि माल खरीद कर सकता है। तो ये एक इंतहाई फ़ायदेमंद स्कीम है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक क्या है, तो पाकिस्तान की एंट्री जो है वो जीएसपी प्लस रिजीम में जनवरी 2014 से हुई। लाजमी है, इसका एक तरीक़ेकार होता है, आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे एफ़र्ट लेते हैं, क्वालिफ़ाई करते हैं। तो इसकी जो क्राइटेरिया है वो तो ये है कि जी ऐसा मुल्क हो जो कि जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, एक तरह से गरीब मुल्क हो, वो होना चाहिए। और दूसरा ये है कि बहुत सारी उसके लिए वर्ल्ड बैंक की और इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स देखी जाती हैं कि मुआशी तौर पे वो वल्नरेबल कंट्री है, क्योंकि ये है ही एक तरह से सपोर्ट करने का जो स्कीम है, तो वो होना चाहिए। लेकिन उसकी एक तीसरी क्राइटेरिया भी है कि ये कंट्री जो है वो विलिंग होनी चाहिए कुछ ऐसे काम करने के लिए जिनका ताल्लुक वैल्यूज़ के साथ होता है। तो वो जब उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो 2014 में ये पाकिस्तान को ट्रेड इंसेंटिव स्कीम दी गई। तो लाजमी एक तो इसका यही ताल्लुक था कि जी आप पाकिस्तान का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप, जहाँ पाकिस्तान के तकरीबन कोई आप समझ लेंगे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान का यूरोप, जहाँ हम अपना माल लेके सेल करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक गारमेंट और टेक्सटाइल से है, वो उस मार्केट में जाते हैं। तो पाकिस्तान को 2014 में ये स्कीम दी गई कि जी आप अगले 10 साल के लिए आप हमारी मार्केट में बग़ैर किसी ड्यूटी दिए हुए आप इसको स्कीम को इस फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर हम अभी ट्रेस करते हैं 2014 से, तो ओवरऑल पाकिस्तान को काफ़ी इकनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं। मिसाल के तौर पे यूरोपियन यूनियन की तरफ जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स थे उसमें 65% का इजाफा हुआ। तो एक ह्यूज किस्म का जो है इंक्रीज़ दी गई। फिर इंक्रीज़ के साथ ये भी हुआ कि जी आपको टैक्स छूट मिल गई। तो से कि अगर आपकी 12% ड्यूटी थी और आप कोई 1 लाख रुपए का माल वहाँ भेज रहे थे, तो आपको 12,000 ऐसे ही मुफ्त में भेज गए। और यहाँ जो आपका ट्रेड है वो तकरीबन कोई 5 बिलियन से लेकर 7 बिलियन तक जाता है। तो आप समझ लें कि 1.2 और 1.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का ट्रेड है। तो उसकी स्कीम के जो इकनॉमिक बेनिफिट्स थे तो वो बहुत है, और ये इंतहाई एक अहम स्कीम है पाकिस्तान के लिए। या जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जिसका इंसानी हुकूक या वैल्यूज़ के साथ क्या ताल्लुक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये स्कीम तो ट्रेड इंसेंटिव स्कीम है, लेकिन ये कंडीशनल है। यूरोप कहता है कि जी हम इस ट्रेड स्कीम के थ्रू क्या करते हैं। एक तो लाजमी है उन ममालिक को मुआशी तौर पे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं जो मुआशी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम अपने वैल्यूज़ को भी प्रोमोट करना चाहते हैं। और वो वैल्यूज़ यही है
कि जो मुल्क जीएसपी प्लस में शामिल होता है उसको 27 कन्वेंशन, 27 कन्वेंशन जिनका ताल्लुक इंसानी हुकूक के साथ है, जिनका ताल्लुक लेबर राइट्स के साथ है, जिनका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ है, जिनका ताल्लुक गुड गवर्नेंस के साथ ताल्लुक है, आपको इन 27 कन्वेंशंस पे अमल दरामद करना होगा। ये एक तरह से जीएसपी प्लस की कंडीशनलिटी है। तो ये इट्स नॉट ए फ्री लंच, एक्चुअली आपको इंसेंटिव भी मिलता है, लेकिन साथ साथ में आपके ऊपर एक कंडीशनलिटी भी है कि आप इन पे कंप्लाई करेंगे। तो ये 27 कन्वेंशन जिस तरह मैंने कहा कि इन 4 कैटेगरीज में है, और आपके ये ज़्यादातर यूएन के कन्वेंशन है। एक अच्छी बात यह है कि ये यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जी कि हमारे कोई इजाद किए हुए ये कन्वेंशंस नहीं होते हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की हैं जिसको आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया होता है। तो पहली तो कंडीशन ये होती है कि जी पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उन 27 कन्वेंशन को रेटिफाई करना होता है, और मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तान रेटिफाई कर चुका है। फिर दूसरा होता है कि जी आपको इन पे इम्प्लीमेंट करना होता है, जो कि एक बड़ा चैलेंज होता है कि जी आप इन चीज़ों पे अमल दरामद करें और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें। और फिर यूरोपियन यूनियन का एक तरीक़ेकार है कि ये ऐसा नहीं है कि जी आपने बात कर दी, उसको एक मॉनिटरिंग के तौर पे किया जाता है। तो ये 10 साल की स्कीम जो 2014 से चली और जनवरी 2014 से चली और दिसंबर 2023 में ये कंक्लूड होने जा रही है। तो इसका एक बाई एनुअल रिव्यू था कि हर 2 साल के बाद यूरोपियन कमीशन के थ्रू, जो उनका एक इदारा है, उसके थ्रू हर 2 साल के बाद एक मॉनिटरिंग होती है। और इस मॉनिटरिंग का तरीका ये होता है कि जी आप एक तो है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डायलॉग होता है, कुछ इश्यूज़ उनके साथ शेयर किए जाते हैं कि जी ये जो 27 कन्वेंशन है उन पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूरोपियन कमीशन के पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि बुनियादी तौर पे यूएन की रिपोर्ट से उठाई जाती हैं, कुछ उनको सिविल सोसाइटी के लोग फीड करते हैं, कुछ और जो रिपोर्ट्स उनके अपने डेलीगेशन के तौर पे तैयार होती हैं, उनके बुनियाद पे कुछ इश्यूज़ रेज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना रिस्पांस बनाता है। फिर हर 2 साल में एक रिव्यू मिशन जो आता है ब्रसेल्स से, वो आके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मिलता है और उसके बुनियाद पे एक रिपोर्ट तैयार होती है। और रिपोर्ट यूरोपियन, इस रिपोर्ट का इट्स वेरी कम्प्रीहेंसिव मैकेनिज्म है कि ये रिपोर्ट तो कमीशन बनाता है, लेकिन ये रिपोर्ट यूरोपियन पार्लियामेंट में जाती है और वहाँ कलेक्टिवली जितने भी बेनिफिशरीज कंट्रीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जीएसपी प्लस की कोई 8 से 10 बेनिफिशरीज कंट्री हैं, उनका कलेक्टिव किस्म का रिव्यू होता है, और फिर जो फैसला यूरोपियन पार्लियामेंट में होता है कि जी इसको आगे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, तो वो आगे लेके जाते हैं। जहाँ तक ये बात है कि ये एक्सटेंशन का फैसला कैसे होता है, तो देखें बुनियादी तौर पे तो ये 10 साल के लिए स्कीम का इतलाक होता है, लेकिन ये कंडीशनल है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस किसी 2 साल में इतनी ख़राब रही है तो ये स्कीम विड्रा भी हो सकती है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो 2020 में कंबोडिया का है कि जब वहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल बहुत ख़राब हुई तो वहाँ जो उनकी स्कीम थी उसको सस्पेंड किया गया। उससे पहले ये सिमिलर सूरत हाल श्रीलंका में हो चुकी है। तो ये यानी कि इसके अंदर ये चांस भी होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से इसको कंप्लीट किया है। बहुत सारे रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर हुए, ख़ास तौर पे यहाँ जो एक ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल का मैकेनिज़्म बना, लेजिस्लेशन बहुत हुई पाकिस्तान के अंदर, ह्यूज किस्म की इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हुई, इदारे बहुत सारे बने। मिसाल के तौर पे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो बना, ये इसके रिस्पांस में बना था, पाकिस्तान को जीएसपी प्लस मिला उसके बाद ये इदारा बना। तो बहुत सारे इदारे बने हैं इस तरह की प्रोग्रेस। काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ प्रोग्रेस होने की ज़रूरत है और वहाँ प्रोग्रेस में बहुत एफ़र्ट लेने की ज़रूरत है। वो मज़दूर हुकूक के हवाले से भी है, वो इंसानी हुकूक के हवाले से भी है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ एरियाज़ हैं जिसको अगले दिनों में हमें देखना होगा। यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी कितनी इसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत इसकी अहमियत है, और ख़ास तौर पे इन मुआशी हालात में जिनका आजकल हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुज़र चुका है। वो एक और स्टोरी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया में क्यों नहीं बढ़ते हैं।
हम इतनी 2030 मिलियन लोगों की एक कौम है, हम खुद काटन प्रोड्यूस करते हैं, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स जाके 40 बिलियन डॉलर को टच करते हैं, हम कोई 13 बिलियन से 15 लास्ट ईयर 19 बिलियन तक गए, तो उसमें ही जाते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत है, क्योंकि हमारे लिए ये 1.5-2 बिलियन डॉलर सालाना एक टैक्स फ्री अमाउंट, ये आपको ऐसा नहीं है कि आपके माल के अगेंस्ट चल रहा है, ये पैसा तो यूरोपियन यूनियन को जाना था जो आपको वापस मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत अहमियत है इसकी कि हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इवन हम और ट्रेड कर सकते हैं जो GSP प्लस के टेरिफ लाइन्स है उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भी मेरे ख्याल में हम काफ़ी चीज़ों को लेके जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे ममालिक हैं, उसमें ज़्यादातर तो इस तरह के ममालिक हैं जिनके साथ हमारा मतलब उस तरह का ही मुकाबला है, क्योंकि इकनॉमिक सूरत हाल ऐसी है। तो जिस तरह मैंने कहा, अगर हमारे रीजन में देखेंगे कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे बांग्लादेश है तो वो इवन एडवांस है क्योंकि वो LDC के तौर पे तो EBA में जाता है, श्रीलंका GSP प्लस को एक्सेस कर रहा था, कंबोडिया का मैंने आपको मिसाल दिया, यहाँ आप देखेंगे तो बेलारूस है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ख़ास तौर पे प्रागे है, कई ऐसे ममालिक हैं जो लो इनकम कंट्रीज़ के ममालिक इसके अंदर कहलाते हैं। जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि जी आगे क्या होना है, तो अब देखें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम एक जंक्चर पे हैं, क्योंकि 2023 में दिसंबर में जब पाकिस्तान का 10 साल का GSP प्लस का स्टेटस ख़त्म हो रहा है, तो उसी वक्त जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन कमीशन है वो GSP प्लस की जो पूरी स्कीम है उसको रिवाइव कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ और कंडीशनलिटीज़ वो डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो लेबर राइट्स से मुतल्लिक 8 कन्वेंशन थे, तो उसमें मोस्ट लाइकली 2 और कन्वेंशन ऐड हो जाएंगे जिनका ताल्लुक हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ है, क्योंकि ILO ने उनको कोर कन्वेंशन में शामिल किया है। तो ये जो कन्वेंशन की तादाद है ये कोई 32 या 36 तक चली जाएगी, और फिर ये होगा कि 10 साल कंप्लीट हो गया तो ये 2 साल का तो ग्रेस पीरियड है लाजमी 23 का और 24 का, लेकिन 25 से फिर पाकिस्तान को रीअप्लाई करना है नए स्कीम के लिए। तो वो उस रिजीम के लिए कि नई स्कीम के लिए, क्योंकि आप एक नई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान के पास ग्रेस पीरियड है 2 साल का, इसमें हमें एक सीरियसनेस दिखानी होगी, हमें एक ख़ास तौर पे कमिटमेंट इन राइट्स के हवाले से कि जो हमने यहाँ कमिट किया है GSP प्लस में कि जी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हम ये चीज़ें करेंगे, और उसमें ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का इशू है, बहुत सारे और क्रिटिकल इशूज़ है, तो उस पर लेजिस्लेशन करनी होगी, पॉलिसीज़ बनानी होगी, ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं इसको और इंडिपेंडेंट करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। लेबर राइट्स के हवाले से जो ख़ास तौर पे कंसर्न है उसमें आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैसिवली इम्प्रूव करना होगा, आपको जो है वो उसके अंदर यूनियनाइजेशन को प्रमोट करना होगा, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का पूरा रिजीम है नया, उसको आप करना होगा। आप ये नहीं हो सकता है कि एक चीज़ करें दूसरी ना करें। गुड गवर्नेंस के हवाले से कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मैसिव चीज़ें करनी होंगी, और क्या करना चाहिए, मेरे तो ख्याल में है कि हमें इसको करना चाहिए। ये विन विन सिचुएशन है, इसके फ़वाइद हैं इकनॉमिक, उसके साथ साथ इसके और भी फ़वाइद हैं कि जी इंसानी हुकूक, लेबर राइट्स, ये हमारा अपना एक एजेंडा है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट हो, और ये ग्लोबली बहुत हमें इंटीग्रेट करता है, सारी दुनिया के साथ मिलाता है, हमें एक किस्म के मौक़े मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें कोई पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ चीज़ों से शाय होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ शार्ट कमिंग्स होती हैं, अब सारी दुनिया, ये जो इतने बड़ी इंसानी हुकूक की बात होती है, लेबर राइट्स की, ये हर जगह पे चैलेंजेस होते हैं। सवाल ये कि अप्रोच का फ़र्क होता है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, आप उसकी बेहतरी की तरफ जाएं, बजाय कि आप उन चीज़ों से शाया हुए। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिवली देखता हूँ चीज़ों को। मुझे लगता है कि कलेक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सिविल सोसाइटी को, ट्रेड यूनियन को, बिज़नेस को इसमें बहुत सारा बड़ा रोल है, क्योंकि वही बेनिफिशरी हैं। तो जो बिज़नेस की एसोसिएशंस हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको भी लुक फॉरवर्ड करना चाहिए कि सिर्फ बिज़नेस की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए। मुआशरे के अंदर जो मसाइल हैं उसको हम कलेक्टिवली कैसे हल कर सकते हैं। तो मैं बहुत उम्मीद हूँ कि अगर हमने कलेक्टिवली अपने एफर्ट्स डाले तो हम जो अगला 10 साल के लिए भी इस स्कीम को हम अपने साथ रख सकते हैं। एंड आई होपफुली कि उन 10 सालों के दरमियान पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी उस लेवल पे आ जाएगा कि हमें इस तरह की स्कीम्स का, इतने इंसेंटिव्स का, इतने डिस्काउंट्स का कोई लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ लेट अस होप फॉर अ पॉजिटिव चेंज इन पाकिस्तान।